हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। सर आज की क्लास किसको लेकर होगी? देखिए जी, आज जो है हम बिल्कुल करने जा रहे हैं एक नई शुरुआत, क्योंकि आपकी एग्जाम सर पे है। पता है सर, अभी नेट के एग्जाम्स चल रहे हैं और हम किसकी बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे पेपर 2 कॉमर्स की। और पेपर 2 कॉमर्स में सर हम आज क्या करेंगे? आज हम एकदम बिल्कुल नई तरह से एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे पॉडकास्ट सीरीज। सर इस पॉडकास्ट सीरीज में क्या होगा, कैसे हम क्या करेंगे, आइए इसकी जानकारी देते हैं। इसमें हम कंप्लीटली फुल रिवीजन करेंगे एक पूरे यूनिट की एक वीडियो में। जैसे आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जिसमें आपके बिजनेस मैनेजमेंट में भी आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी आता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो ये सारा चीज एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक वीडियो के अंदर, जो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, उसमें कंप्लीट कर दूं। अगर ये ऐसा नहीं हो पाता है तो इसको 2 वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे। एक 30-40 मिनट की वीडियो जो सेकंड आएगी बाद में, और एक अभी जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी। मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उसको फॉलो कर लिया और पेशेंसफुली इसको सुन लिया, क्योंकि ये पॉडकास्ट सीरीज है तो मैं बहुत ज्यादा लिखने नहीं जा रहा, कुछ आपको बहुत ज्यादा दिखेगा नहीं, दिखेगा बेसिक चीज दिखेगा, सिर्फ आपने इसको क्या किया, सुन लिया, तो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए चलते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास में। आइएगा, देखिएगा ये बेसिक चीजें हैं। आपको पता है कि अगर आपको किसी भी तरह का नोट्स चाहिए या फिर हमारे जो फर्दर इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए आप नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, और व्हाट्सएप में कोई भी इंक्वायरी हो तो उसको कर ले। देखिएगा जी, आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात। तो सबसे पहले क्या, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो देखिएगा ये पार्ट है ना, यहां तक मोटिवेशन लीडरशिप तक, ये पार्ट आपका पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजमेंट का है ये। और एक छोटा सा ये टॉपिक दिया बिजनेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सोशल बिजनेस एथिक्स का, ये एक अलग पार्ट है। यहां से देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लेकर ये कलेक्टिव बार्गेनिंग तक, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट तक, ये जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। और उसके बाद जितने भी सारे चीजें हैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की चीजें हैं। सर आज एक वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके लिए 4 रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? पॉडकास्ट को देखने के लिए 4 रूल्स हैं। पहले इसको पेशेंसफुली देखिएगा, सुनिएगा। सबसे पहला चीज, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम है तो आपके पास बहुत सारे काम होंगे, सारे सब्जेक्ट्स को याद भी करना होगा, ऊपर से एक पॉडकास्ट सीरीज भी। सर इससे क्या फायदा होगा? तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये आपको आपके काम को हैम्पर करके बिल्कुल भी नहीं सुनना है। आपको कैसे सुनना है? जब आप कोई काम कंप्लीट कर रहे हो, आपने टेस्ट लगा लिया, आपने रिवीजन कर लिया, सारा चीज कर लिया, तो जब आप फ्री होते हैं, मान लेते हैं कभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो आधे घंटे का टाइम मिला, 1 घंटे का टाइम मिला, या बहुत पढ़ लिया तो 1 घंटे का टाइम मिला, आप क्या करेंगे? ईयरफोन डालेंगे या ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे, यूट्यूब पर वीडियो चलाएंगे और उसको पेशेंसफुली आराम से सुनेंगे, और उसी तरीके से आप फ्री टाइम में इसको कवर कर सकते हैं। रूल नंबर 1 एक तो ये है जिससे आपका एक चीज कवर हो सकता है। दूसरा क्या है, अगर मान लो आपको ऐसा लगता है स्पीड बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो YouTube पे जाके उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा स्पीड लग रहा होगा तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, और अगर बहुत कम स्पीड लग रहा होगा थोड़ा ज्यादा कर लीजिएगा। ये डिपेंड ऑन यू। दूसरा रूल। तीसरा क्या है कि अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी पॉडकास्ट सीरीज आ रही है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो, तो उसके लिए आप एक रूल अपना सकते हैं। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप सुनने का कभी सुन सकते हैं। क्या है? कह रहा है इफ पॉसिबल देन लिसन बिटवीन 4 AM टू 6 AM। सुबह के 4 बजे से लेकर अगर आप 6 बजे तक ये सुन लेते हो तो आई प्रॉमिस, ये आप अगर 1-2 बार सुन लिए ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लेकर कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, इसकी गारंटी देती हूँ। और माइंड में भी बैठ जाएगा, क्योंकि जो सुबह का माहौल होता है ना भाई साहब, वो आप दिन भर 10 घंटे पढ़ लो और सुबह 3 घंटे पढ़ोगे ना, इक्वल आपको इंपॉर्टेंस देता है। तो अगर पॉसिबल हो पा रहा है, अगर आप सुबह उठने वाले लड़के या लर्नर्स में हो, तो 4 से 6 AM के बीच में अगर आप इसको सुन लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एक तो ये। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 4th नंबर। 4th है सर, जस्ट लिसन पेशेंसफुली।
ध्यान से सुनिए बस इसको, कुछ नहीं करना है आपको, ना कुछ दिमाग लगाना है कि क्या कैसे कब क्या होगा, ना कुछ अदर काम करना है आपको, बस आंख जैसे आप मेडिटेट करते हैं उसी तरह से इसको बस सुन लेना है। क्यों मैं बोल रहा हूं, सोचो आप एग्जाम देने जाते हो, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे क्या होता है, विजुअलाइजेशन ही काम करती है ना, विजुअल चीजें काम करती है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आता है अरे हाँ ये चीजें, हाँ ये पढ़ा था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, और उस बेसिस पर आंसर तुरंत माइंड क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसी वजह से जब आप चीजों को पेशेंसफुली एक्टिव लिसनिंग कर लोगे तो वो आपके माइंड में रह जाएगा और आपके एग्जाम में वो क्या होगा, वो डायरेक्ट वहां बाहर आएगा। सो पेशेंसफुली आप उसको सुनिए, कभी भी इग्नोर मत कीजिए, नहीं यार ठीक है ना ये तो आता है, ऐसा मत करिए। आपको आता है फिर भी सुनिए उसको ध्यान से, तो आपका क्या होगा, ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये हो गया 4 रूल्स। सर अभी क्या, अभी हम सबसे पहला शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं आपको इतनी ही देर तक दिखूंगा, ऐसे देख के भी मुझे क्या करोगे, सुनने से मतलब रहेगा नहीं, तो मैं आपको अब इतनी देर तक दिखूंगा। चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, हाँ, और एकदम एग्जाम के लिए फोर्स डालते हैं, नहीं एकदम धुन के, एकदम एग्जाम जबरदस्त तरीके से तैयारी करके और एग्जाम में इस बार जेआरएफ लेके आते हैं। चलिए आइएगा, चलते हैं। मैं थोड़ा आपको बंद दिखूंगा ही नहीं। चलिए आते हैं आगे सीरीज में। ये देखिएगा, बस 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं अपना काम कर सकूं। हाँ आइएगा जी, ये देखिएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नहीं हाँ दिख रहा है। तो अब क्या देखिएगा जी, मैं बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं करने जा रहा, मैं आपको पहले एक स्टोरी सुनाता हूं और उस स्टोरी के तो उस स्टोरी के थ्रू आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है बेसिकली। आइएगा देखिएगा, एक स्टोरी है। सपोज कीजिए या मान लीजिए कि आप एक किसी क्लॉथ की फैक्ट्री लगा रहे हैं, राइट, और उसका बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तो आप अभी आपने क्या किया, एक क्लॉथ की फैक्ट्री भी लगा रहे हैं और उसके लिए बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं। तो आप अज्यूम कीजिए कि आपको बिजनेस शुरू करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सपोज कर लीजिए सर, सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी मैन की, नहीं, दूसरा जरूरत पड़ेगा मटेरियल की, नहीं, तीसरा जरूरत पड़ेगा मनी की, नहीं, चौथा जरूरत पड़ेगा मेथड यानी कि तरीके किस किस तरह से होंगे, पांचवा मशीन की क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि मार्केट की कि कहां हमें बेचना है। तो ये 6M की जरूरत आपको पड़ेगी, नहीं, हाँ जी। तो अब आप क्या करेंगे, अब इस 6M में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब फर्स्ट नंबर यानी मैन, क्योंकि मैन ही एक ऐसा रिसोर्स है जिसके थ्रू आप ये 5 काम कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि अगर मैन नहीं रहेगा तो मटेरियल कहां से आएगा, बनेगा ही नहीं, मनी पैसे भी नहीं आएंगे, मेथड्स भी पता ही नहीं चलेगा, मशीन तो वही यूज करेंगे और मार्केट में भी वो बेचेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, मैन का। इसीलिए आज हम मैन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्या करेंगे सर, तो अब आप सबसे पहले मैन की बात करेंगे कि आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉय की नीड होगी। ठीक है, क्या आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉय की नीड होगी। सपोज करें यहां 200 एम्प्लॉयज की जरूरत है, आप अपने बिजनेस में ऐसा मान लें कि 200 एम्प्लॉयज की जरूरत है, जिसमें से 100 फैक्ट्री में और 100 आपके ऑफिस के लिए काम करेंगे। और इस प्रकार 100 के अंदर भी कुछ लोग जो होंगे, जैसे जो फैक्ट्री में होंगे सिलाई करेंगे, कटिंग करेंगे, और कुछ जो आपके ऑफिस में होंगे वो ऑफिस के काम करेंगे, कुछ मार्केटिंग के काम करेंगे, कुछ परचेजिंग के लिए होंगे। नहीं, तो भाई साहब ये जो हमने करा, क्या करा, ये हमने जो 200 लोगों के लिए सेटिंग करी कि कौन सा काम कौन सा लोग करेंगे, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जी ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग क्यों, क्योंकि मैन इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, आदमी इंसान, और ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन को एक रिसोर्स की तरह लेना है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, कि एक बिजनेस में कितने एम्प्लॉय की जरूरत है और किसको किस पोस्ट में रखना है।
इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो पहला क्या था? पहला था ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग। तो हमने अपने क्या कर लिया, हमने कपड़े के बिजनेस के लिए अपने ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कर ली कि 200 लोग की जरूरत है, 100 लोग यहाँ रखेंगे और 200 लोग या आगे किसी और चीज के लिए रखेंगे। इसके बाद हम इंप्लॉय को हायर करने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाएंगे। अब चूंकि आपको पता चल गया कि 200 इंप्लॉय को हमको क्या करना है, लेके आना है, 200 इंप्लॉय का काम है, जरूरत है मेरे को। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इंप्लॉय को हायर करने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाएंगे। क्या क्या अपनाएंगे रास्ते? देखिए, अपने ऑफिस के गेट पर वैकेंसी लिख देंगे कि है ना, वैकेंसी खाली है, न्यूज़पेपर में डलवा देंगे, या भी और भी रास्ते के थ्रू हम सिर्फ लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि इस कंपनी में और क्या है, वैकेंसी है, इस कंपनी में वैकेंसी है। और इसे ही भाई साहब हम क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं। क्या किसे रिक्रूटमेंट कहेंगे? कि जब हम इंप्लॉय को हायर करने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाएंगे। नहीं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जी कि हमने रिक्रूटमेंट कर लिया। अब आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। कहता है जैसे अलग अलग प्लेस से वैकेंसी देखने के बाद, मान लेते हैं आपने क्या किया, वैकेंसी देख, बहुत सारे लोगों ने आपका वैकेंसी देखा, ठीक है, कि हाँ इस जगह इस कंपनीज में आपका वैकेंसी निकला हुआ है। तो अलग अलग प्लेस से वैकेंसी देखने के बाद मान लीजिए आपके पास 500 लोग पहुंचे, यानी कि आपके पास 500 क्या हुए, एप्लीकेंट्स आए, है ना, एप्लीकेशन 500 लोगों ने भरा और हमें से चाहिए थे कितने, उसमें से सिर्फ 200। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सोचिए, जैसे अज्यूम करिए कि आप अब क्या करेंगे, अब 500 लोग पहुंच गए तो भाई रखना तो 200 ही है। तो उसमें से हम क्या करेंगे, फिर उनमें से हम बेस्ट जो 200 इंप्लॉय होंगे उसको, इंप्लॉय अभी तो नहीं कहेंगे, जो बेस्ट 200 लोग होंगे उसको क्या करेंगे, उसको जॉब पे रख लेंगे। नहीं, और ये जो प्रोसेस किया भाई साहब हमने, हम इसे कहते हैं सिलेक्शन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जी सिलेक्शन। अब इन 200 लोगों को सेलेक्ट करने के बाद आप उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अब 200 लोगों को ले आया तो बताओगे ना कि भाई तुम्हारा काम सिलाई का करने का है, तुम्हारा कटाई का है, तुम्हारा मार्केटिंग है, तुम्हारा परचेजिंग है, ये काम उसको बताओगे। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे, जो काम नहीं आ रहा होगा उसको क्या कहेंगे, उसको सिखाएंगे। बिल्कुल सही, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के बाद उसको जो काम नहीं आ रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, सिखाएंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जी ट्रेनिंग। और ये जो ट्रेनिंग आप इंप्लॉइज को टाइम टू टाइम बेसिस पर देते हैं उसको कहते हैं जी डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, जब आपको ट्रेनिंग क्या टाइम, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद आप उसको कोई काम नहीं आ रहा होगा और ये उसको सिखाएंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग कहेंगे। और इसी ट्रेनिंग को जब आप बार बार टाइम टू टाइम बेसिस पर देते रहते हैं इंप्लॉइज को, उसको कहते हैं जी डेवलपमेंट। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, जैसे ही आपने 200 इंप्लॉइज को रखा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे दी, और अब नेक्स्ट क्या करेंगे, तो आप सोचो, कह रहे अब और जब आप अपने उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, है ना, ये ट्रेनिंग कंप्लीट करा दी, तो क्या, तो वो करना शुरू करेंगे जी काम। सही बात है, जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो वो क्या करेंगे, काम करेंगे। और उनके काम के बेसिस पर आप करेंगे जी उनकी परफॉर्मेंस जज, कि किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया है और किसने ज्यादा मेहनत करी है। नहीं, यही देखेंगे कि किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया और किसने ज्यादा मेहनत करी है। तो ये जो काम हमने किया, इसको कहते हैं जी परफॉर्मेंस अप्रेजल। नहीं कि हमने जो काम सिखाया था क्या उसने वो काम को कंप्लीट कर लिया, उतने स्टैंडर्ड का काम किया, उसको देख लेंगे, मेजर कर लेंगे और उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे। अब जहां के इसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। चूंकि अब आपको इंप्लॉइज का स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल गया ना कि कौन इंप्लॉय कैसे क्या कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो बोला चूंकि अब आपको इंप्लॉय का स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल गया है, तो आप उसके फ्यूचर की जी करेंगे क्या, प्लानिंग, कि कौन सा एक इंप्लॉय जिसको टॉप में रखना है और कौन सा इंप्लॉय का अभी देखना है। तो जब हम किसी को टॉप में रखने की बात एक एम्प्लॉयर सोचता है, यानी कि आप अगर किसी के बारे में सोच रहे हो अपनी कंपनी में उसको रखने के लिए टॉप पोजीशन पे, तो उसको कहते हैं जी सक्सेशन प्लानिंग। क्या बोलते हैं, सक्सेशन प्लानिंग। तो जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में सोचता है कि उसको टॉप पोजीशन पे रखना है, तो उसको हम बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। और
उसी में कुछ इंप्लॉय ऐसे भी निकल जाएंगे, अभी 200 इंप्लॉय में से सब तो टॉप लेवल के नहीं होंगे, उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत मेहनत कर रहे होंगे, नहीं कि उनको डिफरेंट पोजीशन मिल जाए, अलग अलग हाई लेवल पे पोजीशन मिल जाए, उनकी प्रमोशन हो जाए, और इसे ही हम क्या कहते हैं, करियर प्लानिंग। तो इसे क्या बोलते हैं, करियर प्लानिंग। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने प्रोसेस शुरू किया, क्या ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग से लेकर के हम कितना कौन सा एम्प्लॉय रखेंगे, कितने एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, और फाइनली हमने उसके करियर की जो प्लानिंग की, सक्सेशन प्लानिंग की, यहां तक का ये जो सारा मैनेजमेंट मैन को लेकर आपने किया, जो प्रोसेस को फॉलो किया, इसे ही हम कहते हैं जी क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। समझ में आ गई बात? मुझे नहीं लगता कि आप इसको अब कभी जिंदगी भर भूल पाओगे। नहीं, अब आ जाते हैं जी टेक्निकल वर्ड्स में, फटाफट करते हैं रिवीजन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। नहीं, अब देखिएगा, सबसे पहले क्या बोला कि ह्यूमन रिसोर्स, अब आ जाते हैं टेक्निकल वर्ड्स में, थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। बोल रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन का इफेक्टिव यूज को कहते हैं, कि भाई साहब कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स को यूज करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। इसीलिए मैक्स सर जिक्सन ने एक डेफिनेशन दिया है, उन्होंने कहा है एचआरएम इज द इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। तो ये क्या था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब चलें, अब देखिएगा जी, नेचर एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या होता है नेचर और फीचर्स? तो फीचर्स तो एक तो क्या है, गोल ओरिएंटेड है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड। दूसरा क्या है, एक्शन ओरिएंटेड है, बिल्कुल। पीपल ओरिएंटेड है, क्योंकि पीपल है। कंटिन्यूअस फंक्शन, काम करने रहना पड़ता है। परवेशिव फंक्शन है, ये नहीं कि हर लेवल पे यहाँ पे काम होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, सब लेवल में हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो सर टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन द अचीव इट्स गोल बाय प्रोवाइडिंग वेल ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। देखिए पहला तो ऑब्जेक्टिव यही होगा ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि भाई साहब जो गोल हमने डिसाइड किया है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको क्या करना, उसको अचीव करना, कैसे, मोटिवेट करके और ट्रेंड करके एम्प्लॉइज को, नहीं। हाँ जी सर, दूसरा क्या है, दूसरा है कि भाई साहब हमेशा उसको स्किल्स सिखाते रहना, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का ध्यान रखना, नहीं, टू मेंटेन द एथिकल पॉलिसीज एंड बिहेवियर। आप देखो एम्प्लॉइज का के बिहाफ में आप उसकी सही पॉलिसीज और बिहेवियर डिसाइड करना, क्या सही है क्या गलत, ये बताना। तो ये क्या था, ये ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट चले, फंक्शंस ऑफ एचआरएम। देखिए दो तरह के फंक्शंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर परफॉर्म करते हैं। तो एक तो होता है मैनेजरियल फंक्शन, एक होता है जी ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन वो होता है जो मैनेजमेंट के बिहाफ में होता है, ऑपरेटिव फंक्शन जो होता है वो वर्कर्स के बिहाफ में होता है। तो सर सबसे पहले मैनेजरियल फंक्शन प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजिंग, फिर है स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर है कंट्रोलिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग और फिर है मोटिवेटिंग। तो सर प्लानिंग किसको बोलते हैं, जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं फ्यूचर के बारे में, कि मेरा अभी कुछ सोच रहे हैं और उसका फ्यूचर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्लानिंग। तो और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग किसको बोलते हैं सर, तो प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ पर्सोनियल एक्टिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं जी ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग बोलते हैं एम्प्लॉय को हायर करना, डायरेक्टिंग बोलते हैं सुपरवाइजिंग और गाइड करना, कंट्रोलिंग बोलते हैं कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच कर रहे हो, कि जो उसने काम किया है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर है कि नहीं, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं जो अच्छा किया वो उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके साथ मैच करेंगे, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग। और फाइनली हम लोग करते हैं मोटिवेट, यानी कि जिसने काम अच्छे तरीके से किया उसको क्या किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा। तो मैनेजरियल फंक्शन में क्या गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मोटिवेटिंग। अब आ जाइए ऑपरेटिव फंक्शन में, कह रहा है ये जो डे टू डे एक्टिविटीज हम लोग करते हैं ना, वो ऑपरेटिव फंक्शंस में आता है। तो सबसे पहला क्या, प्रोक्यूरमेंट में क्या होता है, मतलब इकट्ठा करना। बोल रहा है जिसके पास सफिशिएंट स्किल है उसको हम इकट्ठा करते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट का काम शुरू करते हैं, कि एक इंसान की एबिलिटी को बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मोटिवेशन और कंपनसेशन, मतलब उनको इंस्पायर करते हैं टू डू वर्क फॉर द इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स देकर, कि भाई साहब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिवॉर्ड दे देते हैं हम उसको, और उस बेसिस पर उसको हम क्या मोटिवेट करते हैं। उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, मतलब उसको मतलब था ट्राई टू इंटीग्रेट गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद एम्प्लॉय एस्पिरेशन, मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ उसको मैच कराते हैं, इंटीग्रेट रखते हैं
एम्प्लॉय को, है ना। और लास्ट में करते हैं जी मेंटेनेंस, जहां पे हम उनकी सेफ्टी कंसर्न को लेकर उस पर ध्यान देते हैं। प्रोटेक्ट प्रिजर्व द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ की चर्चा हम करते हैं। अब देखिएगा स्कोप ऑफ एचआरएम की बात करी गई है। स्कोप ऑफ एचआरएम क्या होता है? स्कोप ऑफ एचआरएम है जी पर्सोनियल एस्पेक्ट। पर्सोनियल एस्पेक्ट क्या हो गया? तो पर्सोनियल एस्पेक्ट, वेलफेयर एस्पेक्ट और इंडस्ट्रियल, ये 3 एस्पेक्ट है। तो पर्सोनियल एस्पेक्ट में हम मैन पावर प्लानिंग को लेकर बात करते हैं, नहीं, इसमें प्रोक्यूरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, ये सारी चीजें आती है। वेलफेयर एस्पेक्ट जो हो जाता है मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट, ये सारी चीज को लेकर आ जाता है, नहीं। और इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट होता है यूनियन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, है ना, डिस्प्यूट रेशूज रिलेटेड, सेटलमेंट डिस्प्यूट, ये सारी चीज। अब आ जाएगी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये जो पहला चैप्टर है, यानी कि पहला बेसिक काम है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ये क्या होता है सर? जब राइट पर्सन को राइट प्लेस पर राइट टाइम में हम उसको स्टैब्लिश कर देते हैं, क्यों? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। इसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कहते हैं, नहीं। अब देखिएगा ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग में हम 3-4 चीजों का ध्यान रखते हैं। एक को बोलते हैं जी जॉब का एनालिसिस करना। जॉब एनालिसिस के अंदर 2 बातें आती है, एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा जॉब स्पेसिफिकेशन। सर जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब होल्डर के लिए होता है कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो किसके लिए होता है? जॉब स्पेसिफिकेशन जी जॉब होल्डर्स के लिए होता है। सॉरी, जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब के लिए होता है कि क्या क्या ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो होती है, वो लिखा होता है। और जॉब स्पेसिफिकेशन किसके लिए होती है? कि जॉब होल्डर्स की क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस क्या है उसने, उसके लिए। और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। उसका मतलब होता है कि जहां आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसके बारे में? जॉब के बारे में। इसको बोलते हैं जी जॉब एनालिसिस। और जॉब इवैल्यूएशन भी हम यही डिसाइड करते हैं कि एक जॉब का रिलेटिव वर्थ कितना है, कितना उसकी वर्थ जांचते हैं हम, नहीं। तो ये 4 काम हम प्लानिंग में कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना। अब चले जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन बहुत पर्टिकुलर चीज है कि जॉब डिस्क्रिप्शन सर जॉब के लिए होता है कि जॉब में क्या क्या चीजों की जरूरत है, जैसे जॉब टाइटल क्या हो गया, ड्यूटीज, टास्क क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। और जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है वो जॉब होल्डर्स के लिए होता है कि भाई साहब कि उस जो जॉब होल्डर है उसकी स्किल्स क्या क्या हैं, नहीं। हाँ जी सर। अब चले देखिएगा जी, अब आ जाते हैं हम रिक्रूटमेंट पे। तो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई साहब हमारे पास काम है, आप आके यहाँ पे काम करो। इसकी एक हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, चाहे वो क्या हो, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे हम कहीं भी दे, पेपर में छपवा दें, किसी और रास्ते के थ्रू कर लें, वो हम करते हैं। देखिए टेलर का एक डेफिनेशन है, कहता है रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग द कैपेबल एप्लीकेंट्स। क्या बोल रहा है? अट्रैक्ट करना, आइडेंटिफाई करना और लोकेट करना किसको? जो कैपेबल एप्लीकेंट है उसको क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट कहा गया है। तो ये क्या हो गया आपका रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या है? प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करते हैं, फिर स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं, फिर हम सर्च करते हैं इंटरनल सोर्सेस या एक्सटर्नल सोर्सेस से, स्क्रीनिंग करते हैं और इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल करते हैं। सर अब इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है? ये सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या क्या? इंटरनल सोर्सेस में आपका आ जाता है जी प्रीवियस एप्लीकेशन के थ्रू आप रिक्रूट कर रहे हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि आप लेके आओ एम्प्लॉय रेफरल के थ्रू, फॉर्मर एम्प्लॉयज के थ्रू, ये सब काम अगर कर रहे हैं तो आप इंटरनल सोर्सेस के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं। और एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब जब आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं, कैंपस से बंदे को हायर कर लेते हैं, ई रिक्रूटमेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, है ना। और फिर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एक्विजिशन, मर्जर के थ्रू, ये सारे के थ्रू करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब चलें, हाँ सर, अब चलते हैं सिलेक्शन में। सिलेक्शन क्या होता है? तो सिलेक्शन बोलता है कि प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान दीजिए कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन खोला था उसमें 500 लोग आ गए थे, लेकिन आपको 200 लोग को चुनना था। तो इसमें से क्या था? आपको बेस्ट कैंडिडेट को चुनना था जो आपके वैकेंट पोजीशन के लिए इंपॉर्टेंट थे, नहीं। हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी सिलेक्शन। ठीक है। अब सिलेक्शन का स्टेप्स को ध्यान में रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछा गया इसे। तो सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे एप्लीकेशंस को, फिर रिसीव करेंगे एप्लीकेशंस को, फिर उस एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करेंगे कि भाई साहब जो है गलत एप्लीकेशन है उसका छटाइया करेंगे। उसके बाद हम उसका रिटन टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट करने के बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, पर्सनल इंटरव्यू के बाद रेफरेंस चेक करेंगे, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन लेंगे, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन करेंगे और फिर जाके प्लेसमेंट
कर देंगे। तो ये क्या है, एक सिलेक्शन का प्रोसेस है, जिसको बस ये प्रोसेस ही आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे एप्लीकेशन, फिर रिसीव करेंगे एप्लीकेशन, फिर स्क्रूटनी करेंगे। इन्विटेशन रिसीविंग के बाद स्क्रूटनी इसलिए करते हैं क्योंकि एप्लीकेशन में बहुत सारे लोग गलत फॉर्म भर देते हैं या गलत तरीके से, तो हम इसके लिए इसका स्क्रूटनी करते हैं। फिर रिटर्न टेस्ट लेंगे, फिर साइकोलॉजिकल माइंड से रिलेटेड टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, रेफरेंस चेक करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन लेंगे, फाइनल सिलेक्शन करेंगे और तब जाके प्लेसमेंट हो जाएगा। अब अलग अलग तरीके के इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस, सबसे पहले प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कितने तरीके से हो जाता है, स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे इंटरव्यू के लिए, फिर फिजिकल सेटिंग्स करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, इंटरव्यू क्लोज करेंगे और उसके बाद इवैल्यूएशन क्या कर देंगे, रिजल्ट का कर देंगे। नहीं, हाँ जी सर, ठीक है। अब चलें, अब किस पे चलते हैं, अब चलते हैं ट्रेनिंग पे। देखिएगा ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग बोलते हैं, ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल इन एन एम्प्लॉयर फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। अब देखिएगा ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी इंप्लॉय के स्किल्स को और नॉलेज को इंक्रीज कर देना। नहीं, हाँ जी सर, तो ये जब किसी एम्प्लॉयर के नॉलेज में हम इंक्रीमेंट ले जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हमने क्या किया, उसके स्किल्स को बढ़ा दिया। अब क्या है, कैरेट इज द प्रोसेस बाय विच प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है, बोलता है नीड्स, सबसे पहले नीड असेसमेंट करते हैं हम, फिर सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, फिर डिजाइन करते हैं और तब जाके इंप्लीमेंट करते हैं और फाइनली हम इवैल्यूएट कर देते हैं। तो ये क्या था, प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। सबसे पहले क्या, नीड असेसमेंट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन और फाइनली जाके क्या, इवैल्यूएशन। अब देखिएगा जी, ट्रेनिंग हम दो तरीके से करते हैं, एक करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग उस ट्रेनिंग को बोलते हैं जब हम वर्क प्लेस पर, जहां मेरा एक्चुअल जॉब है उसी वर्क प्लेस पर करते हैं, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग उसको बोलते हैं जब हम वर्क प्लेस से बाहर जाके आउटसाइड में कोई होटल में या किसी अदर जगह में काम करते हैं। तो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो द प्रैक्टिकल जॉब होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, और जो ऑफ द जॉब है वो थ्योरेटिकल होती है, ठीक है। लोकेशन अलग अलग होता है, एक वर्क प्लेस में होता है, एक बाहर होता है। हम जो सीखते हैं वो लर्निंग बाय परफॉर्मिंग, एक ऑन द जॉब में हम परफॉर्म करके सीखते हैं और ऑफ द जॉब में हम एक्वायर करके सीखते हैं। नहीं, देखिएगा ऑन द जॉब थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है, ऑफ द जॉब थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब देखिएगा जी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स भी हैं और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स भी हैं। तो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला मेथड है कोचिंग। कोचिंग बोलते हैं जी क्या, कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे लर्निंग बाय डूइंग। अब हम क्लास में लेते हैं कोचिंग, तो उसको अपने छोटे छोटे, जैसे आप नेट का कोचिंग बहुत जगह ले रहे होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। नहीं, लर्निंग बाय डूइंग, डायरेक्ट पर्सनल इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस लेना, इसको हम बोलते हैं जी कोचिंग, ठीक है। अब आ जाइए, उसके बाद है मेंटरिंग। मेंटरिंग भी क्या, सीनियर पर्सन से जूनियर पर्सन को जो गाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटरिंग बोलते हैं। पोजीशन रोटेशन, जैसे डिफरेंट फंक्शन एरिया की नॉलेज देना लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पोजीशन रोटेशन बोलते हैं। जैसे एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह अपने पोजीशन को रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद है जी अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप बोलता है प्रैक्टिकली ट्रेनिंग इन देना। नहीं, ठीक है, उसको मतलब जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन होता है, नहीं, स्किल्ड पर्सन को ट्रेन करते हैं, इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। और कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कमिटी फॉर्म की जाती है, और एक है अंडर स्टडी, मतलब सुपीरियर गिव्स ट्रेनिंग टू द सबऑर्डिनेट अंडर द स्टडी। तो ये क्या है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड था, जहां आप लाइव काम भी करते हैं और उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। 6 तरह की, कोचिंग, मेंटरिंग, पोजीशन, अप्रेंटिसशिप, कमिटी और अंडर स्टडी। अब आ जाते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड जो है वो सबसे पहला है वेस्टिबल। वेस्टिबल में क्या होता है कि जैसा आपका जॉब कंडीशंस होता है वैसे ही एक सेटअप किया जाता है किसी बाहर में, और वहां पे लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है। नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिबल, ठीक है। इसके लिए इसमें इससे 2-3 क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने कहा कि इन दिस मेथड अ ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप कॉल्ड वेस्टिबल। Actual job conditions are duplicated. Expert trainers are employed to the train all employees. It is used when the large number of employees must be trained quickly. अगर बहुत सारे employees को एक साथ आपको क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी होती है, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। एक होता है इंटर्नशिप, जो एमबीए वाले लोग करते हैं ना, एमबीए करने के बाद जाते हैं किसी बैंक में या किसी अदर जगह पे, आप इंटर्नशिप करके आते हैं। कॉन्फ्रेंस भी क्या है, डिस्कशन करना किसी कॉमन सब्जेक्ट पे, तो ये भी क्या ऑफ द मेथड है। सिमुलेशन एक्सरसाइज, सिमुलेशन मतलब एक साथ करने वाला, जिसमें मैनेजमेंट के गेम्स होते हैं, आपका केस स्टडी होता है, रोल प्लेइंग होता है, ये होता है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जिसको हम लोग लेबोरेटरी और टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कहते हैं, ये भी क्या है ऑफ द जॉब मेथड्स है। उसके बाद है ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ये भी क्या है, ये भी ऑफ द जॉब मेथड्स है। नहीं,
अब उसके बाद है जी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आप क्या करते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स की क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में के बारे में सोचते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, नहीं किसके किसके, एम्प्लॉइज के डेवलपमेंट की बात नहीं, कि अगर वो एक जगह काम कर रहा है तो उसके हम डेवलपमेंट की बात सोचते हैं कि आगे से आगे उसको अपॉर्चुनिटीज कैसे ज्यादा से ज्यादा दे। तो उसके लिए सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट है जिसमें डीमैक की बात करता है, वो डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। ठीक है, पर्पस क्या है कि इंप्रूव करना क्वालिटी को, रिड्यूस करना क्या, कॉस्ट को। दूसरा है बेंचमार्क, जिसको डेवलप बाय जेरॉक्स कॉर्पोरेशन बोला गया है, ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट की बात करता है। ठीक है, बस उसके बाद है काइजन। काइजन भी होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए, नहीं तो ये सारा क्या डेवलपमेंट का तरीका है कि भाई कैसे कैसे आप डेवलप करेंगे। काइजन कहता है कि आप धीरे धीरे किसी भी चीज को लेकर डेवलप करें, नहीं ये हो गया जी। अब इसके बाद जो बात आती है, जब हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे देते हैं तो अब आ जाती है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। तो कहता है ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, जो ट्रेनिंग दी गई थी उसके अनुरूप उसने काम किया है या नहीं किया है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है जी परफॉर्मेंस अप्रेजल। जैसे आप इसका स्टेप्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्या है, कहता है एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। जैसे अब मान लेते हैं एक स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया, हमें नेट में 100 क्वेश्चन कम से कम बना के जाना है। अब उसके बाद बोल रहा है कम्युनिकेट दिस स्टैंडर्ड विद द एम्प्लॉइज। अब जैसे ये मैंने बताया कि भाई साहब तुम लोगों को क्या करना है, 100 क्वेश्चन कम से कम बना के आना है। अब मैंने ये बात तुम लोगों को बता दिया, तो कम्युनिकेट दिस स्टैंडर्ड विद द एम्प्लॉइज। फिर मेजर विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब आप क्या किए, एग्जाम परफॉर्म करके आए और उसके बाद मैंने क्या बोला कितना बच्चा क्वेश्चन बनाया है, तो अब तुमने बोला 100 बना लिए सर, तो 100 बना लिए। अब उसके बाद क्या किया, हमने कंपेयर किया परफॉर्मेंस को कि भाई साहब 100 तुमने बनाया, ठीक है अच्छा किया। अब वो चीज जब हमने कंपेयर किया उसके बाद फिर मैंने तुमसे डिस्कस किया कि देखो ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसका मतलब तुम 100 नहीं बना पाए। अब क्या करो, तुम्हारा 95 में होने का चांस है, या हो सकता है 100 में होना था तो तुम्हारा नहीं होगा, तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या किया हमने, एस्टैब्लिश किया स्टैंडर्ड को परफॉर्मेंस अप्रेजल के, फिर उसको कम्युनिकेट किया उसके एम्प्लॉइज के साथ, फिर मेजर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस, और फिर उसके बाद कंपेयर किया परफॉर्मेंस को, डिस्कस किया एम्प्लॉइज के साथ में, और उसके बाद करेक्टिव मेजर्स लिए कि क्या तुमने जो परफॉर्मेंस दिया था मैंने वो कंप्लीट किया कि नहीं किया। अगर किया तो उसको रिवॉर्ड, नहीं किया तो भाई साहब क्या उसके लिए एक्शन लेना। अब देखिएगा जी, जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो कुछ मैनेजर क्या होते हैं, एरर्स करते हैं परफॉर्मेंस के अप्रेज करने में। क्या 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 एरर्स होता है, गलती कैसे कैसे होती है, आइएगा। जब वो अप्रेज कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी एवरेज मार्किंग दे देते हैं। एवरेज मार्किंग दे देना का मतलब कि हर एम्प्लॉय को बोला अच्छा बनने के लिए सबको अच्छा मार्किंग दे दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी एरर। दूसरा एरर जो करता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर होता है या तो आपका मैनेजर बहुत स्ट्रिक्ट है या तो लीनियंट है, बहुत इजी है, दोनों की वजह से कांस्टेंट एरर अराइज होता है। तीसरा जो एरर है वो उसको बोलते हैं फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म मतलब चहेता एम्प्लॉय को ज्यादा नंबर दे दिया और बिना चहेता वाले को कम दिया, तो इसको बोलते हैं फेवरेटिज्म। ये क्या है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के एरर्स है। फिर एक ग्रुपिंग, अगर कोई भेड़चाल में चल रहा है मतलब तो उसको क्या किया, ग्रुपिंग के हिसाब से नंबर दे दिया, तो ये भी गलत है। गिल्ट बाय एसोसिएशन। गिल्ट बाय एसोसिएशन क्या होता है कि जिस कंपनी की वजह से उसे रखा जाता है, मान लो कोई एम्प्लॉय को आपने हायर किया, वो किसी बड़े कंपनी का एम्प्लॉय है और उसकी वजह से उसको अगर आपने हायर किया है तो उसको बोलते हैं गिल्ट बाय एसोसिएशन, और उस बेसिस पर आप अगर उसे जज करते हो तो उसको बोलते हैं गिल्ट बाय एसोसिएशन। देखिएगा जी, नेक्स्ट है हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट होता है सोलो जजिंग। किसी एक चीज को बंदे के को देखकर बंदे के पूरे कैरेक्टर को जज कर लेना, उसको बोलते हैं हालो इफेक्ट। देखिए हालो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट ये दो आपके नेगेटिव जजमेंट है। हालो इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जजमेंट रखता है, लेकिन हॉर्न इफेक्ट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव वर्क फैक्टर को लेकर होता है। उसके बाद होता है होल्डिंग अ ग्रज। होल्डिंग अ ग्रज मतलब होता है कायम रखना, कि रिवेंज लेना। किसी पास्ट की कोई बात से मैनेजर आपसे नाराज है और उस बात से आपको जजिंग गलत कर रहा है, तो इसको भी क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल का एरर बोलते हैं, गलती बोलते हैं। उसके बाद है जी सनफ्लावर इफेक्ट। सनफ्लावर इफेक्ट होता है अच्छा बनने के लिए सबको हाई रेटिंग दे दिया, तो ये भी क्या है, ये भी गलत है। तो ये हमने क्या पढ़ा अभी, ये हमने पढ़ा जी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के एरर्स। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला था सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें एवरेज के अनुसार दिया था, दूसरा था कांस्टेंट एरर जिसमें स्ट्रिक्ट और लीनियंट दोनों तरीके से दिया था, फेवरेटिज्म में चाहता एम्प्लॉइज को दे दिया था, ग्रुपिंग में भेड़चाल की वजह से या गलती की थी, गिल्ट बाय एसोसिएशन में जिस कंपनी की वजह से उसे हायर किया था और ये देखकर उसे नंबरिंग दिया या अप्रेज किया, तो इसको गलती बोलते हैं। फिर हालो इफेक्ट में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर को लेकर किसी एक चीज को देखकर जज किया, तो ये भी गलत है। होल्डिंग अ ग्रज मतलब कायम रखा यानी कि रिवेंज लिया पास्ट की बातों से, तो ये भी गलत है। स्पिल
ओवर इफेक्ट मतलब पास्ट के बेसिस पर आपने जज किया, हॉर्न इफेक्ट मतलब नेगेटिव वर्क फैक्टर को आपने जज किया, और सनफ्लावर इफेक्ट मतलब अच्छा बनने के लिए हाई रेटिंग दे दी। तो ये क्या था, ये आपका एरर्स था। अब चलें ट्रेडिशनल मेथड ऑफ, देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स भी होते हैं जी, दो मेथड, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड दोनों होते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहला होता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है जब आपका सुपीरियर कॉन्फिडेंशियली आपको जज करता है और आपको मार्क्स देता है। देखिए जी, इसमें मैं ज्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होता है, जब आपका सुपीरियर कॉन्फिडेंशियली आपको जज करता है और आपको मार्क्स देता है, आपको पता भी नहीं चलता है। दूसरा है फ्री फॉर्म और ऐसे मेथड, जहां राइट एक छोटा सा ऐसे लिखा जाता है, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस की चर्चा करी जाती है। तीसरा है जी ग्राफिक रेटिंग स्किल्स। ग्राफिक रेटिंग स्किल्स का मतलब होता है रेट देना उसके परफॉर्मेंस के अनुसार ग्राफिकली। ग्राफिकली जब कोई रेट देता है उसको हम लोग ग्राफिक रेटिंग स्किल्स बोलते हैं। ग्रुप अप्रेजल होता है, ग्रुप में आपके परफॉर्मेंस को अप्रेज करता है, सबसे पूछता है, एक एक करके सारे लोगों से पूछता है, उसको बोलते हैं ग्रुप अप्रेजल। उसके बाद है स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, जैसे उसमें क्या होता है, क्लास का रिजल्ट का रैंक जैसे दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, उस हिसाब से जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रेट रैंकिंग मेथड बोलते हैं। और उसके बाद है जी पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। यहां पे क्या होता है, चार लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करता है, नहीं, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट चार को कंपेयर किया, उसमें जो टॉप निकला उसको हटा दिया, फिर तीन लोगों को और लिया और एक को इंक्लूड कर लिया, फिर उसमें से जो टॉप निकला उसको हटा दिया। तो इसको बोलते हैं पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, जब चार लोगों के साथ कंपेयर करके आपको अलग कर दिया जाता है जो टॉप लेवल के एम्प्लॉय होते हैं उसको। तो ये एक मेथड हो गया। उसके बाद है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसमें आपको एक क्राइटेरिया दिया जाता है, एक्सेलेंट, गुड, एवरेज, नॉट सिंपल, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और चेकलिस्ट मेथड, चेकलिस्ट मेथड में आपके सवाल होते हैं यस और नो, यस और नो, इस बेसिस पर आपको किया जाता है। और लास्ट में है क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड वैसा मेथड होता है जब आपका मैनेजर आपको जज करता है किसी क्रिटिकल इवेंट्स को देखकर या क्रिटिकल घटना, जैसे मान लेते हैं पास्ट में कभी एम्प्लॉइज में आपका आग लग गया था और आपने उस समय अच्छा रिएक्शन दिया था, तो उस बेसिस पर जो आपकी जजमेंट होगी उसको बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। तो वही की बोला, सुपीरियर कीप्स द रिटन रिकॉर्ड ऑफ क्रिटिकल इवेंट्स डिपेंड ऑन इन पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर। तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर पर जो चीजें देख के आपको जजमेंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये क्या था, ये ट्रेडिशनल मेथड्स थे, यानी कि पुराने मेथड्स थे जो परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने में काम किए जाते हैं। अब क्या है, अब है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड क्या होता है, मॉडर्न मेथड पहला मेथड है जी बार मेथड। बार मेथड बोलते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल मेथड, जहां पे आपको ग्राफिकली रेट भी किया जाता है और क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड के थ्रू जज किया जाता है, यानी कि यहां दो मेथड को इंक्लूड कर दिया जाता है, ग्राफिक रेटिंग स्केल प्लस क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। उसके बाद है जी बिहेवियर ऑब्जर्वेशन स्केल, यहां पे क्या होता है, ऑब्जर्व करके आपको जजमेंट दिया जाता है। उसके बाद है एक असेसमेंट सेंटर, जहां 2 दिन 3 दिन के लिए सबको बुलाया जाता है और फिर उस बेसिस पर जज करते हैं, ठीक है। और एक है उसका साइकोलॉजिकल अप्रेजल, जहां इन-डेप्थ इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है ना, कंसल्टेशंस और डिस्कशंस होती है जिससे वह करियर प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग, प्लेसमेंट का डिसीजन ले सके। तो इस तरह के भी साइकोलॉजिकल अप्रेजल भी होता है। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग, अब तो एक नया तरीका है। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ 360 डिग्री अप्रेजल, जहां आपको हर कोई अप्रेज करता है, एक एक बंदा, एक एक एम्प्लॉय, एक एक वर्कर, एक एक मैनेजमेंट के हर लोग आपको यहां जज करते हैं, अप्रेज करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। तो हमने मॉडर्न मेथड भी देख लिया, हमने क्या कर लिया, हमने ट्रेडिशनल मेथड भी देख लिया। अब चलें, हाँ जी सर, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट में हम देखेंगे क्या, करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग। देखिएगा वहां तक तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कहानी खत्म, अब सक्सेशन और करियर प्लानिंग की बात करते हैं। दोनों में फर्क क्या है सर, करियर प्लानिंग जो है वो अपना एक एम्प्लॉय खुद करता है कि उसे अपने लाइफ में किस पोजीशन पे पहुंचना है, लेकिन सक्सेशन प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट करती है कि जब कभी भी किसी पोजीशन में टॉप लेवल का बंदा अगर किसी कंपनी को छोड़ के जाता है तो उसके बिहाफ में कौन सा एक बंदा होगा जो उस पोजीशन को रखने के लायक होगा। तो वन पोजीशन इज हेल्ड डिफरेंट एम्प्लॉयज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पोजीशन को हायर करने के लिए वो शुरू में रहता है, यानी कि हेड कौन डिसीजन लेता है, मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कि भाई साहब हम इस बंदा को, बोलते हैं ना नजर में रखना, जैसे आप क्लास में भी रहते होगे तो कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसको टीचर देख के समझता है कि हाँ ये बंदा लाइफ में कुछ करेगा, तो वैसे ही मैनेजमेंट भी नजर टिकाए रखती है कि कौन सा ऐसा बंदा होगा जो सीईओ के पोस्ट पर, मान लेते सीईओ का पोस्ट में एक बंदा खड़ा है
अभी चल रहा है, लेकिन वो अगर छोड़ के जाएगा तो उसके जगह पर कौन बंदा हायर करेगा, तो उसके जगह पर कौन बंदा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। करियर प्लानिंग एक नॉर्मल सी बात है यार, हम सब अपनी करियर की प्लानिंग करते हैं, तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग करियर की प्लानिंग करते हैं। अब देखिएगा सक्सेशन प्लानिंग का स्टेप्स क्या होता है, प्रोसेस बोलता है सबसे पहले क्लैरिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशन का विजन, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन का विजन पता रहेगा तभी तो ये सब समझ में आएगा, कौन मैनेजमेंट करता है। फिर वो बोलता है डेवलप बिजनेस स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव, उसके बाद बिजनेस की स्ट्रेटजीज डेवलप कराता है और आइडेंटिफाई करता है लीडरशिप रिक्वायरमेंट, उसके अंदर क्या क्या लीडरशिप रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इवेल्युएट करता है ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट को, क्रिएट ए डेवलपमेंट प्रोसेस, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस क्रिएट करता है एंड आउटलाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन प्लान, उसके बाद इंप्लीमेंट कर देता है क्या, ट्रांजिशन जो प्लान है उसको। तो ये क्या हो गया जी, आपका खत्म हो गया जी करियर प्लानिंग। और ये अब चूंकि करियर प्लानिंग वगैरह करने के बाद सारी चीजें हो जाती है, तो अभी तक तो हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मैनेजमेंट का अपना मैनेजमेंट का पार्ट देख लिया। अब चूंकि मैनेजमेंट में वर्कर्स भी होते हैं और वर्कर्स जो होते हैं जरूरी नहीं कि वो हर बार मैनेजमेंट के हर डिसीजन से सेटिस्फाई हो जाए। तो अब जब मैनेजमेंट के वो डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो क्या होगा, तो फिर उनके बीच में लग जाएगी क्या दिक्कत, और दिक्कत होने की वजह से वो क्या करेंगे, या तो वो लॉकआउट कर लेंगे, या रिट्रेचमेंट कर दिया जाएंगे, या फायर्ड हो जाएंगे, या फिर ले ऑफ पे रखे जाएंगे। तो मतलब क्या, मतलब उनके बीच हो जाएगा जी बैरियर, दिक्कत आ जाएगी। और दिक्कत हो जाने के बाद एक यूनियन आएगा और वो यूनियन क्या कराएगा, दोनों की बातचीत कराएगा। तो जब बोथ पार्टीज मिलकर अग्री हो जाएंगी कि हम एक डिसीजन पे, कंक्लूजन पे पहुंचे, तो इस नेगोशिएशन और डिस्कशन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं जी कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसको सिडनी वेब और बीट्रेस वेब ने दिया है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या मतलब हुआ कि जब दोनों मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों के बीच में कोई बात बन ना रहा हो, तो फिर दोनों मिलकर नेगोशिएट और डिस्कशन करेंगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर। तो देखिएगा बार्गेनिंग के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग सिंपल सा बात है कि जहां एक पार्टी को फायदा हो रहा होगा और दूसरे को लॉस हो रहा होगा। दूसरा है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, जहां पे एक भी पार्टी को क्या फायदा या नुकसान नहीं हो रहा होगा, बोथ पार्टी या तो लॉस में होंगी या तो ठीक है प्रॉफिट में होंगी, बोथ पार्टीज में गेन और एटलीस्ट नाइदर पार्टी लॉस। यहाँ मतलब लॉस तो किसी को नहीं होता, सॉरी बोथ पार्टी क्या होते हैं, फायदा में रहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में एक पार्टी को ले लॉस, एक पार्टी को गेन। इंटीग्रेटिव में दोनों पार्टी को क्या प्रॉफिट, लॉस किसी को नहीं होता है। एक होता है एटीट्यूडनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, शेप या रीशेप करते हैं कुछ ऐसे एटीट्यूड जैसे ट्रस्ट और डिसट्रस्ट के बीच वाला काम, फ्रेंडलीनेस और हॉस्टिलिटी के बीच वाला काम नहीं, और लेबर और मैनेजमेंट के बीच वाला काम। तो ये क्या, ये टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग थे। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है जी प्रिपरेशन, डिस्कशन, प्रपोजल, बार्गेनिंग एंड फाइनल एग्रीमेंट। ये क्या है, प्रोसेस है। अब चूंकि जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में भी सेटिस्फैक्शन लोगों को नहीं मिलती है, किसको, वर्कर्स को, तो वो चाहते हैं कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो इसी को कहा जाता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। कब, जब उनको पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, तो वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन चाहते हैं। और जब वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो उनके होते हैं जी अलग अलग लेवल। तो अभी बेसिकली 5 लेवल डिसाइड किया गया है। तो 5 लेवल क्या क्या है, पहला लेवल है इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। इंफॉर्मेशन, सबसे पहले इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट उनको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए रहती है, पूछती है कि भाई साहब ठीक है ये काम चल रहा है क्या, ठीक है, हाँ ठीक है चलो। कह रहा है एम्प्लॉइज आर एबल टू रिसीव इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेस देयर व्यूज pertaining to the matter of general economic importance। मतलब सिर्फ वो अपने व्यूज को रख सकते हैं, उनकी बात को और कुछ नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉइज को सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए रखा गया, दैट्स इट। दूसरा है कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव मतलब यहाँ एम्प्लॉइज के व्यू को, एडवाइस को कंसीडर किया जाता है। नहीं, वो जो बोलते हैं भाई कंसल्टेटिव वे में कंसल्ट करना नहीं, आपका एडवाइस को क्या लेना, मैनेजमेंट सुनती है, समझती है, बोलती है, मैनेजमेंट कहती है कि ठीक है हम समझ रहे हैं, आप और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। तो इंफॉर्मेशन में सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन दे दिया, कुछ नहीं सुना।
कंसल्टेटिव में सिर्फ उनको एडवाइस को कंसीडर किया जाता है, ऐसा भी नहीं है कि पूरा पूरा उस पे वर्कर्स दबाव बनाते हैं, ऐसा नहीं। थर्ड फेज जो है उसको बोलते हैं एसोसिएटिव। अब ये कंसल्टेटिव का नेक्स्ट लेवल है, यहां पे मैनेजमेंट को बाउंड किया जाता है, मोरली बाउंड टू एक्सेप्ट द इंप्लीमेंट द ओपिनियन ऑफ द एम्प्लॉइज। यहां पे मैनेजमेंट को बाउंड कर दिया जाता है कि भाई तुमको ये बात मानना ही पड़ेगा, नहीं तो ये थर्ड स्टेज है, इसको बोलते हैं कि मोरली बाउंड कर लिया और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ओपिनियन जो भी है एम्प्लॉइज का उसको। उसके बाद वाला जो स्टेप आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन का होता है, मतलब यहां पे मैनेजमेंट डिसीजन लेती है और क्या बोलती है वर्कर्स को, मतलब वर्कर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको 4-5 ऑप्शन दे देती है, बोलती है भाई साहब तुम ये सब में से कोई एक ऑप्शन चुन लो। तो वहां पे क्या होता है, वो एक ऑप्शन चुन के और अपना काम करता है। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। और फाइनली जो है पांचवा स्टेज होता है, जो सबसे बड़ा स्टेज होता है वर्कर्स के लिए, उसको बोलते हैं डिसीजिव पार्टिसिपेशन, जहां वर्कर और मैनेजमेंट मिलकर डिसीजन लेते हैं, किसके लिए, वर्कर के लिए। तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, पहला क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया जाता है, कंसल्टेटिव में कंसीडर करते हैं, एसोसिएटेड में मॉरली बाउंड होता है कि भाई साहब तुमको मानना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव में 4-5 ऑप्शन दे देता है कौन, मैनेजमेंट, और उसमें से एक ऑप्शन चुनना पड़ता है। डिसिसिव पार्टिसिपेशन क्या होता है, डिसिसिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है जहां वर्कर और मैनेजमेंट दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। चलें, हाँ जी सर, नेक्स्ट चलते हैं। अब सर हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है जी थ्योरीज ऑफ वेजेस। वेजेस की कुछ कुछ थ्योरीज दी गई हैं, इसकी चर्चा हमें करनी है। तो जैसे सबसे पहला थ्योरीज दिया था एडम स्मिथ ने, देखिए ये पूछा जा रहा है थ्योरीज, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला थ्योरीज है वेजेस ऑफ वेजेस फंड थ्योरीज, किसने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया है। क्या बोला, बोला भाई साहब अगर वेजेस के पास ज्यादा वेजेस फंड ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, ज्यादा पेमेंट देंगे वर्कर को, और अगर वेजेस फंड कम होगा तो हम वेजेस कम देंगे। सिंपल सा कि वेजेस में फंड ज्यादा होगा तो वेजेस ज्यादा देंगे, वेजेस में फंड कम होगा तो हम वेजेस कम देंगे, सिंपल सा है ना। और क्या बोलते हैं, ये किसने दिया है जी, एडम स्मिथ ने। दूसरा क्या है, दूसरा है सब्सिस्टेंस थ्योरी। सब्सिस्टेंस थ्योरी किसने दिया है, डेविड रिकार्डो ने दिया है। इन्होंने बोला भाई साहब हम क्या करेंगे, वर्कर्स को सब्सिस्टेंस लेवल पर वेजेस देंगे। सब्सिस्टेंस लेवल मतलब वो लेवल जो मिड लेवल है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, क्योंकि अगर हम ज्यादा वेजेस देंगे तो क्या होगा, बहुत सारे वर्कर्स आ जाएंगे, और बहुत ज्यादा वर्कर्स आ जाएंगे तो भाई हमारे पास काम कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम वेजेस सब्सिस्टेंस लेवल पर देंगे, और बहुत कम वेजेस देंगे तो भूख की वजह से, डिजीज की वजह से वर्कर्स जो है उनका डेथ होना हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें सब्सिस्टेंस लेवल पर वेजेस देना होगा। तो सब्सिस्टेंस थ्योरी क्या कहती है कि ना हमें ज्यादा वेज देना है ना कम वेज देना है, ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद क्या है, इसको आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी कहा जाता है। उसका थर्ड थ्योरी में आइए सरप्लस वैल्यू और थ्योरी ऑफ वेजेस, ये किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। सरप्लस वैल्यू ऑफ थ्योरी किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। इसने बोला जैसे लेबर, जैसे अदर आर्टिकल हैं, अदर सामान है, वैसे ही लेबर भी क्या है, एक आर्टिकल है जिसको हम परचेज कर सकते हैं पेमेंट के तौर पर। तो मतलब लेबर को इसने मान लिया क्या, आर्टिकल, एक वस्तु की तरह माना। तो बोला कि भाई साहब इसलिए सारा मेहनत कौन करता है, ऑनर करता है, इसलिए सरप्लस गोज टू द ऑनर। तो इसको भी क्या पेमेंट सब्सिस्टेंस लेवल पर ही देना है, बहुत ज्यादा नहीं देना है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वर्कर्स बहक जाएंगे, ऐसा इसने कहा है। फिर रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी फ्रांसिस ए वॉकर ने दिया। इनके हिसाब से 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी बात इन्होंने करी है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी नेक्स्ट है, क्या बोलते हैं, हेनरी विक और जॉन स्मिथ क्लार्क ने दिया है। इन्होंने बोला कि किसी भी वर्कर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मार्जिनल प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, मतलब एक यूनिट का जो आपको मिला है एक्स्ट्रा, उस पर हम क्या करते हैं, वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं। बार्गेनिंग थ्योरी बोलती है, जॉन डेविडसन ने दिया, बोल रहा है कि ये टोटल जो भी पावर है वो किसका, वर्कर्स का या ट्रेड यूनियन का, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना बार्गेन करा के अपना वेजेस ले ले। तो वेजेस किस पे है, बार्गेनिंग थ्योरी में, सब टोटल ट्रेड यूनियन या वर्कर पे। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ वेजेस। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ वेजेस क्या है, बेस्ड अपॉन द रिसर्च, स्टडीज एंड एक्शन प्रोग्राम कंडक्टेड, ये ठीक है। अब देखिएगा 2 तरीके के वेजेस सिस्टम होते हैं, एक होता है टाइम रेट सिस्टम, एक होता है पीस रेट सिस्टम। अब टाइम रेट सिस्टम क्या होता है, टाइम रेट सिस्टम वैसा सिस्टम जहां टाइम जो स्पेंड करते हैं काम करने में उस पे काम किया जाता है, और पीस रेट होता है, पीस रेट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहां पे पीसेस के हिसाब से काम प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे अब मान लेते हैं
एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बोलती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, ये टेंशन मत लो कि क्वालिटी कैसा होगा, ठीक है, एकदम क्वांटिटी हमको चाहिए मैक्सिमम, तो वो पीस रेट सिस्टम में आ जाएगा। लेकिन कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है कि भाई साहब टाइम तुम जितना भी ले लो, क्वालिटी का प्रोडक्ट हमको चाहिए, तो वो क्या, वो आपका टाइम रेट सिस्टम की बात करता है। तो वेजेस में कहां बेनिफिट है, तो जो पीस रेट वाला है वहां बेनिफिट है, क्योंकि वर्कर्स जितना ज्यादा सामान बनाएंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। टाइम रेट वाला में उसको फिक्स बेनिफिट मिलेगा नहीं, हाँ, कि अगर 50,000 प्रोडक्ट है तो 50,000 रुपया कमाया एक प्रोडक्ट पे 1 रुपया, तो और यहाँ 50,000 नहीं 5,000 प्रोडक्ट बनाया 2 रुपया करके भी बनाएगा तो 10,000 कमाएगा। तो बेनिफिट क्वालिटी वाइज देखें तो टाइम रेट में है, और पीस रेट में अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो पीस रेट में बेनिफिट है। तो इसलिए क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पर वेजेस सिस्टम डिसाइड करना ही टाइम रेट और पीस रेट सिस्टम कहलाता है। नहीं, हाँ जी सर। अब देखिएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन के अप्रोच भी हैं, कुछ कुछ क्या क्या अप्रोच हैं। तो सबसे पहले कहता है जी साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, लेबर और मैनेजमेंट की परसेप्शन की बात करता है, माइंड की बात करता है। बोलता है हर बंदा अपना बेनिफिट सोचता है, कि एम्प्लॉयर अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं और एम्प्लॉई अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं कि इंडस्ट्री से रिलेशन कैसा रखना है। नहीं, एम्प्लॉयर चाहता है कि भाई हमको कम में लेबर मिल जाए, और एम्प्लॉय चाहते हैं क्या, कि भाई हमको अच्छा से अच्छा रेट अपने ये के बारे में मिले। तो ये क्या माइंड से रिलेटेड अप्रोच है, जिसको साइकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या हो गया, इंडस्ट्री का रिलेशन किसके साथ, वर्कर्स और एम्प्लॉयर के साथ में। तो इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच कहा जाता है, कि जो हमारे वर्कर्स हैं उसका एम्प्लॉयर के साथ में कैसा रिलेशन है, और उसी को बेस मानते हुए कुछ कुछ अप्रोचेस दिए गए हैं, जिसमें हमने साइकोलॉजिकल अप्रोच को देखा। दूसरा है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है जी, सोशियोलॉजिकल अप्रोच होता है जो सोसाइटी के फैक्टर की बात करता है, ठीक है, वैल्यू सिस्टम, कस्टम, ट्रेडिशंस की बात करता है। बोलता है सोशल फैक्टर समाज में बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आते हैं। तो इसीलिए एक वर्कर्स को क्या करना चाहिए, सोशल फैक्टर्स की बात करनी चाहिए। तीसरा है जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जो अल्टन मायो ने दिया है, वो बोला कि भाई साहब इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। ह्यूमन क्या है, ट्रीटेड एज एसेट्स, ना कि आर्टिकल, ना कि वस्तु की तरह। ऊपर वाले अप्रोच में वस्तु की तरह यानी कि गुड्स की तरह ट्रीट किया जाता था, इन्होंने बोला भाई साहब नहीं, इंसान है तो इंसान की तरह ट्रीट कीजिए। कहता है ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, एटीट्यूड्स, इंफॉर्मेशन, वर्क ग्रुप्स, है ना। तो ये सारे के कहता है बहुत ज्यादा वर्क ग्रुप्स में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट करिए। उसके बाद है गिरी अप्रोच। गिरी अप्रोच ने फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अपने इंडिया के, वीवी गिरी, उन्होंने दिया था। उन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात की थी, कि अंदर के जो झगड़े हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो झगड़े हैं उसको अंदर में ही सही किया जाए, ठीक है ना। उन्होंने लेबर और मैनेजमेंट की बात की थी, कि बिटवीन लेबर और मैनेजमेंट कोई भी सेटलमेंट, डिस्प्यूट हो, नेगोशिएशन हो, वो लेबर और मैनेजमेंट के बीच में ही रहना चाहिए। तो ये किसने कहा, गिरी अप्रोच ने। नेक्स्ट है गांधीयन अप्रोच। गांधीयन अप्रोच ट्रस्टिव थ्योरी की बात करता है। बोलता है भाई साहब वर्कर्स को स्ट्राइक करने का अधिकार है, हड़ताल कर सकते हैं वर्कर, लेकिन पीसफुल तरीके से। इन्होंने नॉन वायलेंस फैशन की बात की थी, कि नॉन वायलेंट फैशन, वायलेंस करना सही नहीं है। तो इन्होंने किसने, गांधीयन अप्रोच, गांधी जी तो सत्याग्रह की बात करेंगे ही, टॉक अबाउट सत्याग्रह नहीं। अब नेक्स्ट है एचआरडी अप्रोच। अब एचआरडी अप्रोच जो है ह्यूमन रिलेशन का नेक्स्ट स्टेप है। नहीं, इन्होंने बोला ह्यूमन रिलेशन को डेवलप करना बहुत जरूरी है, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में ह्यूमन रिलेशन डेवलप होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट 3 अप्रोच जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला अप्रोच यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच बोला गया, जैसे आपने कैपिटलिज्म सुना है, हाँ सर सुना है, तो वो बोल रहा है क्या है, ओनली वन सोर्स ऑफ अथॉरिटी दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही सब कुछ यहाँ पे हेड होता है, वर्कर्स का यहाँ एक भी जरा नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ कंफ्लिक्ट को डिस्ट्रक्टिव माना गया है, कि भाई साहब अगर कोई झगड़ा कर ले वर्कर्स मैनेजमेंट से, तो भाई साहब कोई उपाय नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर सॉरी ये सोशलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि एग्जांपल के तौर पर क्या बोला कि मान लो गवर्नमेंट है जो हिटलर वाला है, ठीक है, वहां पे आपने क्या किया, वहां पे आप जाके झगड़ा कर रहे हो उससे, तो वो आपको तो क्या करेगा, आपको जेल में डाल देगा, सीधा सी बात है। तो यूनिटरी अप्रोच क्या हो गया, वैसा अप्रोच जहां सेंटर ही सब कुछ है, सेंटर के अलावा आपकी कोई बात नहीं सुनने जा रहा है। आप अगर कॉन्फ्लिक्ट करोगे, कोई बहस करोगे, तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो ऐसा अप्रोच ये अप्रोच अब बहुत कम होता है। दूसरा है जी प्रोलास्टिक अप्रोच। प्रोलास्टिक अप्रोच बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, नहीं जहां पे डिफरेंट पीपल, लीडरशिप स्टाइल और वैल्यू प्रोपोजिशंस को ध्यान में रखा जाता है। बोला है कि अलग अलग लोग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया जाएगा, नहीं इसको हम लोग बोलते हैं जी
प्लूरास्टिक अप्रोच, ठीक है। और बोला मैनेजमेंट का रोल सबको साथ लेकर चलना होता है, यहाँ कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं किसमें, प्लूरास्टिक अप्रोच में। और लास्ट अप्रोच जो है वो बोलते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो प्लूरास्टिक अप्रोच को हम अगर मिक्स्ड इकोनॉमी वाला अप्रोच बोले तो गलत नहीं है क्या? नहीं सर, बिल्कुल गलत नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच लेके चलते हैं जहां दोनों लोग का इक्वल इक्वल होता है। ट्रेड यूनियन रोल बिटवीन लेबर और मैनेजमेंट जो होता है वो इक्वल होता है, मैनेजमेंट में और यूनियन भी दोनों इक्वल मानते हैं। और लास्ट अप्रोच है जो है मार्क्सिस्ट अप्रोच, इसको रेडिकल पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है। यहाँ इसको कैपिटलिस्ट सोसाइटी की भी बात करते हैं। ये बोल रहा है भाई साहब जो भी करेंगे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही होगा। इसका क्या मान है? इसका माना है कि प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल बोलता है, इसको इग्नोर हम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर का ध्यान सबसे ज्यादा, सॉरी एम्प्लॉय का ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट मोटिव है। प्रॉफिट मोटिव जहां होगा वहां ये जरूर रखा जाएगा कि भाई साहब एम्प्लॉय की ध्यान रखेंगे ताकि उसका ऑर्गेनाइजेशन हैम्पर ना हो। सो तीन अप्रोच, यूनिटरी जो सेंट्रल लेवल है यानी गवर्नमेंट वाला ये चीज कि भाई साहब सेंटर में ही सब कुछ है, आप अगर कुछ बात की तो आपको जेल में डाल देंगे। प्लूरास्टिक मतलब इंडिया वाला अप्रोच कि भाई साहब जनता भी और सरकार दोनों मालिक। और मार्क्सिस्ट वाला में इसको मान लो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूएसए वाला में, जहां पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा यानी जनता को सबसे ज्यादा फायदा है। इसको अगर ऐसे समझे तो एम्प्लॉइज को सबसे ज्यादा फायदा है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। अब देखिएगा जी, अब चलते हैं इसी में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अभी हुआ है लगभग 55 मिनट हुए, आधे घंटे में इसको या 15-20 मिनट में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी खत्म कर देते हैं, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, बोलता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब देखिएगा, सॉरी, ह्यूमन बिहेवियर तीन तरीके से स्टडी करता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक ग्रुप लेवल पे, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। नहीं, हाँ जी सर। अब उसके बाद है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी बोलता है पर्सनालिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन ग्रुप लाइफ, है ना, रिफर्स टू हैबिट, एटीट्यूड एज वेल एंड द फिजिकल ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन। मतलब पर्सनालिटी ओवरऑल की बात करता है कि भाई साहब सोशल इंटरेक्शन कैसे कर रहे हो अपने लाइफ में, है ना, आप क्या हैबिट्स अपना रहे हो, क्या एटीट्यूड है आपका, ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं, इसकी बात करता है। अब देखिए पर्सनालिटी के दो अप्रोच है, एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं नोमोथेटिक अप्रोच, एक को बोलते हैं आइडियोग्राफिक अप्रोच। नोमोथेटिक अप्रोच जो है वो बायोलॉजिकल जो जन्म से होता है, नहीं, हाँ जी सर। और एक अप्रोच है आइडियोग्राफिक। आइडियोग्राफिक बोलते हैं लर्निंग थ्योरीज, नहीं, जो बाद में होता है। अब पर्सनालिटी के टाइप्स हैं तीन तरह के, कौन कौन? एक है एक्सट्रोवर्ट, एक है इंट्रोवर्ट, एक है एम्बिवर्ट। एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं जो बहुत ज्यादा बोलता है पर्सनालिटी, एक है इंट्रोवर्ट जो बहुत कम, और एक होता है एम्बिवर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जरूरत पड़ने पर बोलना, वैसा। अब पर्सनालिटी की चार थ्योरीज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहला पर्सनालिटी की थ्योरी है साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी जो है सिगमंड फ्रायड ने दी है। इन्होंने तीन चीज की बात करी है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो की बात करी है। जैसे आईडी में क्या, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करिए कि प्लेजर होता है जो एकदम स्टार्ट वाला, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होता है, जो बच्चा वाला काम होता है, नहीं, एकदम शुरू वाला, पहचान बोलते हैं ना आईडी वाला बात, आई वॉन्ट दिस, नहीं। दूसरा होता है ईगो। ईगो होता है जो जवान, मतलब इसका एग्जांपल है बच्चा, जवान और पिताजी। आईडी, ईगो और सुपर ईगो। तो आईडी में क्या, आईडी में जो बच्चा एकदम बेसिक प्लेजर की बात करता है, ईगो में रियलिटी पता रहता है, और सुपर ईगो मोरलिस्टिक और आइडियलिस्टिक होते हैं, उनको रियलिटी की बात से ज्यादा नॉलेज होती है, नहीं। अब जो आईडी यानी कि बात करें हम किसका, आईडी की, तो आईडी में प्लेजर और ज्यादा चाहता है लोग, खुशी आ जाता है, अवॉइड करता है किसको, पेन को। और ईगो में जो होते हैं, जो जवान होते हैं, वो रियलिटी से को अडेप्ट करते हैं, है ना। आईडी और सुपर ईगो के बीच की बात होते हैं। आप सीधा सीधा समझ लो ना, साइकोएनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रायड ने बोला भाई साहब तीन स्टेज है, नहीं, पर्सनालिटी के तीन तरह की पर्सनालिटी होती है, एक बच्चे वाली, एक बूढ़े वाली, और एक वो होती है जवान वाली। तो आईडी बोला गया है बच्चा वाला फेज को, जहां पे आप खुशी चाहते हो, कुछ भी गम नहीं चाहते हो। और ईगो स्टेज बोला गया है जो अभी हम लोग का एज है, जवान वाला, जहां आपको रियलिटी पता होती है कि कितना मेहनत करना पड़ता है तब उससे जाके रोटी आती है, ये वाला स्टेज। और लास्ट में होता है सुपर ईगो, जिसको हम लोग बूढ़े वाला क्या बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं, जो लास्ट में पता चलता है कि भाई साहब मैंने इतना काम किया तो इससे क्या एक्सपीरियंस मिले, क्या मॉरल पड़े, क्या आइडियल एस्पेक्ट मेरे पास आए, सही और गलत का पहचान हो गया, ठीक है।
तो साइकोएनालिटिक थ्योरी, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। दूसरा है सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। देखिए सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी अल्डर, हॉर्ने, फॉरमैन और सर्विलन, ये चार लोगों ने मिलकर दिया है। सोशियो मतलब होता है फैमिली, रिलीजन, वेल्थ या सोसाइटी, और साइकोलॉजिकल मतलब होता है फीलिंग, थॉट, एक्शन या बिलीफ। तो सोशियो साइकोलॉजिकल का यही मतलब होता है कि सोशल और साइकोलॉजी जो दोनों मिलकर बनता है, इस तरह के जो आपके पर्सनालिटीज होती हैं उनको बोलते हैं सोशियो साइकोलॉजी थ्योरीज। अब है दूसरा ट्रेड थ्योरी। ठीक है, ट्रेड थ्योरी मतलब गुण के आधार पर उसको बोला जाता है। तो देखिए ट्रेड के थ्योरी पर दो तरीके की है, एक को बोलते हैं ऑलपोर्ट ट्रेड थ्योरी, एक को बोलते हैं कैटल ट्रेड थ्योरी। ठीक है, ऑलपोर्ट ट्रेड थ्योरी गॉर्डन एल्पोर्ट ने दिया था और कैटल थ्योरी रेमंड कैटल ने था। देखिए रेमंड कैटल की थ्योरी लगभग 15-16 थ्योरी है, तो इसको छोड़ ही दीजिए, क्यों एक नंबर के लिए दिमाग खराब करना। गॉर्डन एल्पोर्ट के लिए की जो थ्योरी है उसको ध्यान में रखिए कि पर्सन को यूनिक कौन सा गुण बनाता है, किस किस गुण की वजह से पर्सन क्या बोलता है, यूनिक बनता है। तो सबसे पहला जो थ्योरी है उसको कार्डिनल ट्रेट बोलते हैं। नहीं, कार्डिनल ट्रेट मतलब जो बहुत कम लोगों के पास होते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे, मदर टेरेसा है ना, ये इसको बोलते हैं कार्डिनल ट्रेट। और दूसरा होता है जी सेंट्रल ट्रेट, जो बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, जैसे काइंडनेस, लॉयल्टी, फ्रेंडनेस, इस तरह के जो लोग होते हैं उसको सेंट्रल ट्रेट के अंतर्गत रखा गया है। और सेकेंडरी ट्रेट जो लास्ट ट्रेट है, ये होता है, ये एक बंदे के दो बिहेवियर, यानी कि इसको बोलते हैं ना, जॉली पर्सन भी हो, गुस्सा भी हो, सिचुएशन के हिसाब से ये करता है, तो ये बहुत कम लोग होते हैं। तो तीन तरीके के लोगों की चर्चा बोली है अल्बर्ट गॉर्डन ने, नेचर के हिसाब से, सॉरी किसके हिसाब से, आपका गुण के हिसाब से, यानी कि आपके गुण के हिसाब से, नहीं पर्सनालिटी के गुण के हिसाब से। तो कौन कौन सा, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। नहीं, हाँ जी सर। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी सेल्फ थ्योरी। सेल्फ थ्योरी कार्ल रोगर्स ने दिया है। इन्होंने इंडिविजुअल पर्सनालिटी को 4 फैक्टर में एक्सप्लेन किया है, 4 फैक्टर बताया है। एक बोला है सेल्फ इमेज, दूसरा बोला है आइडियल सेल्फ, तीसरा बोला है लुकिंग ग्लास सेल्फ एंड चौथा बोला है रियल सेल्फ। तो सेल्फ इमेज की बात क्या होती है, जब हम खुद के बारे में ये बात होती है कि भाई खुद की परसेप्शन लगाते हैं, है ना, क्रिएट करते हैं कि खुद हम कैसे हैं, नहीं खुद के बारे में क्या सोचते हो, ये इसको बोलते हैं सेल्फ इमेज। आइडियल सेल्फ मतलब होता है कि तुम कैसा बनना चाहते हो, किसके जैसा बनना चाहते हो, इसको बोलते हैं आइडियल सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब वो होता है कि आपके बारे में लोगों की थिंकिंग कैसी है, उसको बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। और रियल सेल्फ होता है एक्चुअली तुम हो क्या, व्हाट यू आर एक्चुअली, और आप एक्चुअल में क्या हो, ये क्या है, ये रियल सेल्फ है। तो ये 4 फैक्टर में डिवाइड किया है कि एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी 4 तरीके से अपने बारे में या एक पर्सनालिटी के बारे में नजर रखता है। चलिए जी, ये अभी मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किया, पर्सनालिटी कर लिया। अब आ जाते हैं जी परसेप्शन में। देखिएगा जी, परसेप्शन को बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू को। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जब किसी के बारे में आपको आपकी अलग इमेज क्लियर हो जाती है, नहीं कि कैसा परसीव करते हो, थॉट कैसा है ना। एप्पल कंपनी की, जैसे मान लेते हैं आपके नजर में एप्पल कंपनी है, अभी आपको एप्पल का फोन चाहिए, तो क्या है, एकदम हाई परसेप्शन बना हुआ है कि ना यार एक गजब का फोन होगा एप्पल, नहीं तो वो क्या है, वो उसको बोलते हैं जी परसेप्शन। नहीं, ये जी। अब जो फैक्टर को जो इन्फ्लुएंस करते हैं ये परसेप्शन के जो फैक्टर हैं वो 2 फैक्टर है, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखते हैं जी 8 मेजर बैरियर्स। अब देखो 8 तरह के बैरियर्स हैं जो सेलेक्टिव जो परसेप्शंस को लेकर आती हैं। देखो एक तो होता है सेलेक्टिव पर्सन, मतलब जो आप पसंद करते हो उसी को परसीव कर लेते हैं। जैसे सेलेक्टिव परसेप्शन का मतलब हो गया कि आपने जो मान रखा है वही चीज सही है, कभी आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते, है ना। कुछ लोगों का मानना किसी चीज को लेकर होता है ना, तो वो कभी बदलना ही नहीं चाहते, चाहे आप लाख समझा लो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। दूसरा होता है एट्रीब्यूशन, है ना, मेक सेंस ऑफ वन अनदर बिहेवियर, दूसरे बिहेवियर का अलग, मतलब एक कोई अलग बिहेवियर कर रहा है और आप अलग तरीके से उसको समझ रहे हो। उसके बाद एक होता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइप होता है पूरे ग्रुप को जज करना, है ना, कुछ अलग बेस की तरह से, है ना, उस पूरे ग्रुप का अलग ही परसेप्शन क्रिएट कर देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप। जैसे पंजाबी है तो ऐसा ही होगा, है ना, मजाकी होगा, केरला से है तो इंग्लिश आती होगी, ये सारा चीज। उसके बाद है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट अभी बताया, सिंगल ट्रेट में क्या आप सही या गलत दोनों को जज कर सकते हो, फेवरेबल या अनफेवरेबल दोनों तरीके से होता है। ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब होता है सामने वाला जैसा है, कैसे सामने वाला वैसे की बात करते हैं, जैसा मैं वैसा वो वाला चीज होता है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। मतलब अपनी पिक्चर दूसरों में देखना, नहीं अपनी क्वालिटीज अपनी चीजें दूसरों में देखना, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। इम्प्लिसिट पर्सनालिटी, जज विल बी ऑन द बिहेवियर। इसके इम्प्लिसिट पर्सनालिटी बोलते हैं कि आप जज कर रहे हो उनके बिलीफ और उसके गुण के बेसिस पर। और उसके बाद होता है परपेचुअल सेट, मतलब
जो मेरे दिमाग में पहले से है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी परपेचुअल सेट। अब देखिएगा उसके बाद आ गया जी एटीट्यूड। अब एटीट्यूड किसको बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं नजरिया को, आपका नजरिया कैसा है, अदर्स के खिलाफ में फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, उसको हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड। अब कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड क्या है, इमोशनल, इंफॉर्मेशनल, बिहेवियर, नहीं, हाँ जी, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया जी एटीट्यूड। अब चलते हैं ग्रुप डायनेमिक्स में। ग्रुप डायनेमिक्स में 5 चीजें बेसिकली आपको याद रखनी है, इसके 5 स्टेप है। सबसे पहले है फॉर्मिंग, फिर स्टॉर्मिंग, फिर नॉर्मिंग, फिर परफॉर्मिंग और तब जाके है एडजॉर्निंग। अब देखिए इसका प्रोसेस अगर आपको याद रखना है ना, तो आप चक दे इंडिया मूवी को याद रखिए, ठीक है। ग्रुप डायनेमिक्स मतलब होता है किसी एक ग्रुप में को फोर्स करना सेम तरीके की चीजें करने के लिए, ठीक है, एक साथ इकट्ठा करने के लिए। जैसे आपको याद होगा चक दे इंडिया की मूवी में क्या किया था उसने, पहले सब अलग अलग स्टेट से आए थे, अलग अलग स्टेट से आने के बाद शाहरुख खान ने उसके लिए क्या किया था, सबको एक करने की कोशिश की थी, मतलब फॉर्म करने की कोशिश की थी, नहीं, उसके बाद उसको स्ट्रॉन्ग किया था, उनके सारे जो कॉन्फ्लिक्ट थे, झगड़े थे, उसको सुलझाया था, और तब जाके उसमें नॉर्मिंग आई थी, उनके ऑब्जेक्टिविटी एग्रीमेंट क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर डिसाइड किए थे कि तुम यहाँ ये खेलोगी, तुम वो खेलोगी, ऐसे खेलोगी, और तब जाके उन्होंने परफॉर्म किया था क्लियर विजन और पर्पस के साथ, और लास्ट में उन्होंने एडजॉर्न कर लिया था, कंप्लीशन किया था, क्या, टास्क का कंप्लीशन। तो ग्रुप डायनेमिक्स का क्या मतलब कि ग्रुप कैसे चलती है, तो उस ग्रुप के कैसा चलना है उसकी स्टडी को ग्रुप डायनेमिक्स कहा जाता है, जिसमें 5 चीजें आती है, फॉर्मिंग, कि ग्रुप को फॉर्म कैसे करना, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग। इसको चक दे इंडिया को याद रखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा ये सारा चीज, ठीक है। हाँ जी सर। अब क्या, अब है जी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है कि अपीयरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए जब आप और आपका फ्रेंड बात करता है और दोनों के थॉट्स मैच नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट, नहीं, दोनों का डिफरेंस हो जाता है आपके ओपिनियन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए ट्रांजिशंस इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट। अब देखो कहता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल मोड हैं वो क्या क्या कह के गए हैं पुराने जगह में, बोला है ट्रेडिशनल व्यू, अलग अलग ट्रांजिशंस हैं, तो पहला ट्रेडिशनल व्यू है, दूसरा ह्यूमन रिलेशन व्यू है, तीसरा मॉडर्न व्यू है, 3 व्यू है कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो ट्रेडिशनल व्यू कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ये किसने कहा, ट्रेडिशनल लोगों ने, पुराने लोगों ने कहा। ह्यूमन रिलेशन व्यू कहता है कि भाई साहब कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है, अगर आप इंसान हो तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, क्योंकि थॉट्स अलग हैं लोगों के, तो वो तो मैच करना बहुत मुश्किल है। और जो मॉडर्न व्यू है वो कहता है कॉन्फ्लिक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होने से आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। सोचो आपके पास 5 लोग है, अगर आप 5 लोग एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करके किसी डिसीजन का रिजल्ट लेते हो ना, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, नहीं। हाँ जी, तो ट्रांजिशंस क्या क्या हो गए, पहला था ट्रेडिशनल व्यू जो कहता है क्या कि कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए, दूसरा है ह्यूमन रिलेशन व्यू जिसको जो बोलता है कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल बात है, और तीसरा है मॉडर्न व्यू जो बोलता है कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। अब देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट के लेवल क्या है, किस किस लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। पहला लेवल है इंडिविजुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट, जब अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट हो, खुद ही आपके विचार पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं। दूसरा है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जब 2 लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, दो लोगों के बीच में ओपिनियन मैच ना कर रहा हो, तो उसको इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और तीसरा है ग्रुप लेवल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें इंट्रा ग्रुप लेवल होता है और इंटर ग्रुप लेवल होता है। अब ग्रुप लेवल मतलब, इंट्रा ग्रुप मतलब अपने ही ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, और इंटर ग्रुप मतलब जब 2 ग्रुप में के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसको बोलते हैं इंट्रा ग्रुप मतलब अपने ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट, और इंटर ग्रुप मतलब दो ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट। अब चलिएगा जी, अब देखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेज होता है लेटेंट स्टेज, लेटेंट के बाद होता है परसीव्ड, परसीव्ड के बाद होता है फेल्ट, फेल्ट के बाद होता है मैनिफेस्ट, और तब जाके कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है लेटेंट, लेटेंट में हम कॉन्फ्लिक्ट है बट दिखता नहीं है, मतलब आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट होता है बट दिखता नहीं है। और उसके बाद जब हम परसीव कर लेते हैं, जब आपको पता चल जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा होता है। फेल्ट करने के बाद कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है और फील भी हम कर पा रहे होते हैं, और लास्ट में मैनिफेस्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के बीच में, और फाइनली इसका परिणाम क्या होगा वो डिसाइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ। सो फर्स्ट स्टेज इज लेटेंट, सेकंड इज परसीव्ड, थर्ड इज फेल्ट, एम इज मैनिफेस्ट, और सी इज कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ। एलपी एफएमसी नहीं, एलपी बोलते हैं किसको, लुइस फिलिप का एफएमसी बोलते हैं ना। ये एक निमोनिक्स याद कर लीजिएगा कि लुइस फिलिप का एफएमसी, तो ये क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस है, लुइस फिलिप का एफएमसी नहीं।
चलिए अब आ जाते हैं नेगोशिएशन। ये है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन कहता है नेगोशिएशन रिफर्स टू द इंटरेक्शन विद अदर्स। नेगोशिएशन इज रिलेटेड टू द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन दैट इट इज एन अटेम्प्ट आइदर टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट और रिजॉल्व एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट। देखिएगा जब दोनों के बीच में जैसे आपके और आपके फ्रेंड में झगड़ा हो गया या कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी बात को लेकर नहीं बनी, तो तब फिर हम क्या करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उस कॉन्फ्लिक्ट को सही करने के लिए हमें दोनों के बीच में बातचीत करनी पड़ती है और इंटरेक्ट करना पड़ता है। उसी इंटरेक्शंस को क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन बोलते हैं। अब देखिएगा जी नेगोशिएशन क्या स्ट्रेटजीज होती है बारे में। एक को बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव इंटीग्रेशन, ये तो आपको बताया है मैंने। नेगोशिएशन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले प्रिपेयरिंग प्लानिंग करते हैं, फिर डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और लास्ट में क्लोजर एंड इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब चलें, हाँ अब देखिएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, बोलता है कंसीडर्ड फ्रॉम एनी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, stress is our body physical mental and stress is the body's chemical reaction in circumstances that you frighten confuse endanger and irritate you। बोलता है क्या कि इंडिविजुअल किसी, आप समझ लीजिए कि किसी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू में स्ट्रेस तब आता है जब आपका फिजिकल मेंटल है ना, ये सारा चीज में आपके बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन करता है आपके गुस्से को लेकर, ताकि आप कंफ्यूज्ड हो, एंडांगर हो, जो आपको इरिटेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। अरे देखते नहीं हो कभी कभी आप परेशान रहते हो तो बोलते हैं मम्मी इरिटेट मत करो यार, बहुत दिक्कत होती है, ऐसे मत करो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जी क्या, स्ट्रेस। अब देखिए स्ट्रेस 3 लेवल पर होता है, एक तो लो, एक तो ऑप्टिमम, एक हाई। तो अगर लो लेवल है तो भी खराब, अगर हाई है तो भी खराब, अगर ऑप्टिमम लेवल पे है स्ट्रेस तो उसको बोलते हैं गुड, अच्छा बोला जाता है, नहीं। हाँ जी। अब देखिएगा सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस कहां से आता है, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस है जो पॉलिटिकल फैक्टर से, इकोनॉमिकल फैक्टर से, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से, यहां से आता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अब जो रिलेटेड स्ट्रेस होता है ना कि डल और बोरिंग रूटीन मिल गया, हार्डियस या मोरली कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ड्यूटीज रिस्पांसिबिलिटी नहीं कर पाए, वर्किंग कंडीशंस खराब है, सिक्योरिटीज वर्कलोड खराब है, तो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो स्ट्रेस हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस बोलते हैं। फिर रोल रिलेटेड फैक्टर्स। अब देखिए रोल की वजह से अगर आपका कोई स्ट्रेस होता है तो वो, जैसे एक रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई पुलिस वाला है और पुलिस वाला है और वो किसी पार्टी में चल गया, अब उसके फ्रेंड्स ने उसको शराब पिला दी। अब सोचिए वो तो है पुलिस वाला लेकिन फिर भी उसको शराब पीना पड़ रहा है, जबकि उसको शराब को रोकना चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। इसकी वजह से भी क्या होता है, स्ट्रेस होता है। उसके बाद है रोल एम्बिग्विटी, मतलब पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रोल एम्बिग्विटी। और तीसरा इसी में है, रोल रिलेटेड फैक्टर्स में है, रोल ओवरलोड। एक पर्सन को बहुत सारा काम दे देना, उसको बोलते हैं रोल ओवरलोड। और चौथा है ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल, मतलब इंट्रोडक्शन से डिक्लाइन तक का में ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्रेस आता है। तो मैंने 3 सोर्सेस का 3 टाइप्स बताया स्ट्रेस का। सोर्स ऑफ स्ट्रेस 3 तरीके से होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस जो पॉलिटिक्स की वजह से होता है, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी की वजह से होता है वो स्ट्रेस, एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होता है जिसमें जॉब रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेस लेते हैं, एक होता है रोल जो मिल जाता है आपको जॉब में उस वजह से स्ट्रेस। अब आ जाते हैं ग्रुप में स्ट्रेस जो होता है, ग्रुप की वजह से, ग्रुप कोहेसिवनेस की वजह से, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, मतलब जैसे दोस्त लोग में आपको सपोर्ट कभी कभी नहीं मिलता है सभी दोस्तों से, तो उस वजह से जब कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उस वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की वजह से अगर कोई ग्रुप में स्ट्रेस होता है तो उसको ग्रुप स्ट्रेस बोलते हैं। इंडिविजुअल स्ट्रेस भी होता है, जैसे करियर चेंजेस की वजह से, जॉब कंसर्न्स को लेकर, जॉब नहीं हो रहा है तो आप इंडिविजुअल स्ट्रेस होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, पैसे की प्रॉब्लम होती है, लाइफ स्ट्रक्चर में चेंज होता है, पेस ऑफ लाइफ होती है, लाइफ चेंज और लाइफ ट्रॉमाज आते हैं, तो आपका क्या होता है, इंडिविजुअल स्ट्रेस होता है। तो 5 तरह की चर्चा हमने करी है, क्या क्या, एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस में एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस, रोल रिलेटेड स्ट्रेस, ग्रुप स्ट्रेस और इंडिविजुअल स्ट्रेस की बात हमने करी है। आइए जी अब हम एक ब्लास्ट इसको खत्म करते हैं। पावर क्या होता है उसके बाद, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है सोर्स ऑफ पावर और टाइप्स ऑफ पावर से, तो इसीलिए इसको पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। कहता है द एसेंस ऑफ पावर लाइज इन हैविंग कंट्रोल ओवर द बिहेवियर ऑफ अदर्स। अगर आप दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं।
power is the ability to influence people or things to usually obtain the through the control of the important resources. तो सोर्स ऑफ पावर क्या है? एक है इंटरपर्सनल सोर्सेस, एक है स्ट्रक्चरल सोर्सेस। तो इंटरपर्सनल सोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि बेस्ड अपॉन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। अब मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन है उसको इंटरपर्सनल सोर्सेस बोला गया, और स्ट्रक्चरल सोर्सेस बोला गया जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिएगा जो इंटरपर्सनल सोर्सेस में क्या क्या पावर होते हैं, बोलता है रिवॉर्ड पावर। तो ऐसा पावर जो आपके रिवॉर्ड को रोक सकता है, जैसे एक मैनेजर के पास है पावर एम्प्लॉय के बोनस को रोकने का, तो वो जो पावर है उसको बोलते हैं रिवॉर्ड पावर। पहला क्या पावर हो गया? इंटरपर्सनल में मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच का पावर, उसको बोलते हैं जी रिवॉर्ड पावर। तो रिवॉर्ड पावर जैसे आपका, आप मान लो कहीं जॉब करोगे और आपका मैनेजर होगा, आपका मैनेजर के पास पावर है ना जी कि वो आपके क्या बोनस को रोक ले, प्रमोशन को रोक ले, तो वो जो रिवॉर्ड्स को रोक लेता है उसको बोलते हैं रिवॉर्ड पावर। दूसरा है कोअर्सिव पावर। कोअर्सिव पावर बोलते हैं ऐसा पावर जो आपको सजा दे सकता है। जैसे एक मैनेजर के पास पावर है कि एम्प्लॉय को वो सजा दे सकता है, जब वो कोई गलती करे तो उसको फटाक से सजा दे देगा, उसको कोअर्सिव पावर बोलते हैं। तीसरा है एक्सपर्ट पावर। अब देखिए एक्सपर्ट पावर होता है ऐसा पावर जो आपके एक्सपर्टीज को दर्शाता है। जैसे एक मैनेजर जो एक्सपीरियंस्ड है वो अपने एक्सपर्टीज को यूज करता है और उसके पास जो पावर है उसको यूज करता है। नहीं तो रिवॉर्ड पावर रिवॉर्ड को लेकर है कि भाई एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कैसा रिवॉर्ड देता है, वो रोक सकता है रिवॉर्ड को। नहीं, कोअर्सिव पावर जो मैनेजर के पास है कि एम्प्लॉयज को सजा दे सकता है। एक्सपर्ट पावर वैसा पावर जो एक्सपर्टीज को दर्शाता है। और एक है लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर होता है जिसको हम लोग पोजिशनल पावर बोलते हैं, नहीं जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं कानूनी पावर। ऐसा पावर जो किसी पोजीशन पे होते हैं, जैसे डीसी वाला जो पावर होता है, डीसी मतलब डिप्टी कलेक्टर, नहीं आपका जो पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो मालिक होता है, कहते हैं लेजिटिमेट पावर उसको। और एक होता है रेफरेंट पावर, मतलब ऐसा पावर जो लोग जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसको करिश्मा की वजह से, जैसे सेलिब्रिटी वाला जो पावर होता है ना उसको बोलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो कर रहा है तो उसको बोलते हैं रेफरेंट पावर। 5 तरह की पावर की चर्चा की है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। रिवॉर्ड पावर रिवॉर्ड को लेकर होता है, वो आपके मैनेजर एम्प्लॉय को रोकेगा। कोअर्सिव पावर आपके मैनेजर जो है आपको सजा दे सकते हैं, इसके लिए होता है। एक्सपर्ट पावर एक्सपर्टीज को लेकर होता है। लेजिटिमेट पावर जो होता है वो पोजिशनल पावर होता है, किसी कानूनी पावर होता है जो सबको नहीं किसी स्पेशल को मिलता है, जैसे डीसी वाला पावर। और रेफरेंट पावर होता है ऐसा पावर जो लोग जिसको फॉलो करते हैं। उसके बाद क्या है? सेलिब्रिटी। अब उसके बाद क्या दूसरा क्या है? नॉलेज, रिसोर्स और डिसीजन मेकिंग। तो नॉलेज वाला क्या है? नॉलेज, जितना ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा पावर। ध्यान दीजिएगा ये बात बहुत बहुत बड़ी बात है। मोर नॉलेज मोर पावर। जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आपका नॉलेज है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़ाते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा पावर भी आपके पास होता है। दूसरा है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब जिसके पास जितना ज्यादा रिसोर्स, उसके पास जितना पावर, जितना बंगला गाड़ी एसी जितना ज्यादा चीज है, वो जितना ज्यादा आपके पास बिजनेस उतना ज्यादा आपके पास पावर। और तीसरा है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, मतलब जितना जल्दी आप डिसीजन मेकिंग ले सको उसको उतना ज्यादा आपका पावर क्या? अच्छा पावर। तो एक मैंने स्ट्रक्चरल सोर्सेज बताया, नॉलेज, रिसोर्स, डिसीजन मेकिंग। एक मैंने इंटरपर्सनल सोर्सेज के थ्रू पावर बताया जहां मैनेजर और एम्प्लॉय क्या करते हैं, रिवॉर्ड पावर, कोर्सिव पावर, एक्सपर्ट पावर, लेजिटिमेट पावर और रेफरेंट पावर की बात करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट खत्म। नहीं चलिए मैं आता हूं आपके सामने, ये लीजिए जी, हमने क्या खत्म कर दिया? हमने खत्म कर दिया जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नहीं, हाँ जी सर। तो ये आप ध्यान से सुनिएगा, आप 1-2 बार अगर इसको सुन लिए ना तो ये 1 घंटा 20 मिनट आपको एग्जाम में बहुत वैल्यू देगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और इसके साथ साथ दूसरा पार्ट इसका जो है मैनेजमेंट का, वो भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। वो 30 से 40 मिनट में मैं पूरा मैनेजमेंट खत्म कर दूंगा, जिसमें आपके मोटिवेशन की सारी थ्योरीज, लीडरशिप की सारी थ्योरीज और आपका इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। तो चलिए आज के लिए इतना है। मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और करते हैं अपनी स्टडी का बूस्टअप। तो जय हिंद।